नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज। देखिए, 9 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया, 21 साल की उम्र में पीएचडी कर ली और 22 साल की उम्र में आईआईटी बॉम्बे में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तथागत अवतार तुलसी जी की और ये तस्वीर भी उन्हीं की है। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में तथागत अवतार तुलसी भी आपको दिख रहे होंगे, सुशील मोदी जी भी आपको दिख रहे होंगे और मुख्यमंत्री साहब भी इस तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे। आपको बता दें कि शख्स ने दो बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। आपको बता दें कि ये शख्स अब 5 सालों से बेरोजगार है। देखिए, जिस शख्स के पीछे 5 साल की उम्र से कैमरा लगा हुआ था, लाइट लगी हुई थी, लोग लगे हुए थे, आज वही शख्स लोगों से मिलना नहीं चाहता है और अकेलेपन का शिकार है। तो आज हम बात कर रहे हैं तथागत अवतार तुलसी जी की और उनकी कहानी आप तक लाने की भी पूरी कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, देखिए आपको पहले बता दें कि तुलसी जी भी हमारे साथ हैं और उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, तो आज दोनों से बातचीत होगी। तो सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि इतना टैलेंटेड बच्चा 5 साल की उम्र में कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स जो है चुटकियों में आप ऐसे सॉल्व कर देते थे, लेकिन आज वही शख्स 5 सालों से बेरोजगार है। मतलब सुनकर भी यकीन नहीं होता है, ऐसे कैसे हो गया, वक्त ऐसे कैसे बदल गया? देखिए, चूँकि जैसा कि आप जानती हैं, कम उम्र में ही मैं मैथ्स में ज़्यादा तेज़ था, तो इसीलिए 9 साल में मैंने मैट्रिक किया, 10 साल में बीएससी किया, 11 साल में एमएससी किया, फिर 21 साल की उम्र में मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से पीएचडी किया और 22 साल की उम्र में मैं आईआईटी बॉम्बे में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। लेकिन जो मुंबई का जो क्लाइमेट है, चूँकि वो समंदर के बिल्कुल पास है, मुंबई का जो ह्यूमिड क्लाइमेट है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, उसमें मुझे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। वो एक प्रकार का मुझे एलर्जिक एस्थमा है ना। तो इसीलिए मेरा स्वास्थ्य वहाँ ख़राब रहने लग गया। जब स्वास्थ्य ख़राब रहता है तो आपका रिसर्च भी, आपका काम भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो मेरे रिसर्च आउटपुट पे एक लंबा गैप आया और फिर मुझे लगा कि मेरा कैरियर तो काफ़ी डामाडोल हो रहा है। मैंने वहाँ के डायरेक्टर सर से कहा, तो स्पेशल केस में मुझे 4 साल का छुट्टी दिया गया। मैंने 4 साल वहाँ सर्विस किया, 2010 टू 2013, और उसके बाद से 2014 टू 2017 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे रहा विदाउट सैलरी। उसके बाद से डायरेक्टर सर ने कहा कि वो ज़्यादा लंबी छुट्टी नहीं दे सकते हैं और या तो आप रिटर्न होइए, ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज़ अगर आपका हेल्थ इशू है तो आप रिज़ाइन कीजिए, क्योंकि मेरे हेल्थ इशू के लिए मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। एलर्जिक अस्थमा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है कोई। हाँ, नहीं बन सकता। कोई डॉक्टर ये भी कह सकता है कि ये पेशेंट जो है वो बहाना कर रहा है। हाँ, इसका सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है। कोई मशीन ऐसा नहीं बना है जो कि मेरे फेफड़े में जाके ये जांच कर ले कि नहीं इसका फेफड़ा जो है ख़राब होता है। तो काफ़ी अजीब सी बात है। नहीं, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ एक्चुअली पब्लिक को नहीं पता है। डॉक्टर जैसे फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस का भी सर्टिफिकेट नहीं बनता है। कोई भी अगर लंगड़ा के चलेगा तो बोलेगा मुझे भी आर्थराइटिस है, तो डॉक्टर उसमें वो चेक नहीं कर पाएंगे इसे घुटने में सच में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता है, लेकिन डॉक्टर जानते हैं कि किस बीमारी का सर्टिफिकेट बनता है जो कि बिल्कुल जांच करके बता दे कि नहीं ये बंदा सच बोल रहा है, या तो वो बोलते हैं कि कोई भी ऐसा बहाना कर सकता है। दो वो जानते हैं कि नहीं ऐसी बीमारियां होती है, लेकिन वो सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हैं। यकीन नहीं कर पाते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आईआईटी बॉम्बे स्पेशल केस में और छुट्टियां देती तो बाकी कोई और भी बोलता है मुझे भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो मुझे भी ये किया जाए। तो इसी वजह से मेरा मामला थोड़ा अटक गया और 2019 में मुझे आईआईटी बॉम्बे ने मैं तो आईआईटी बॉम्बे का काफ़ी एक्चुअली ग्रेटफुल हूँ जो उन्होंने मुझे इतना 4 सालों तक छुट्टी देके इतना मदद किया। लेकिन 2019 में उन्होंने भी अपनी व्यवस्था दिखाई और मुझे सर्विस से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। हाँ, मैंने अपील किया ऑनरेबल विजिटर सर जो कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर भी होते हैं, तो मेरा अपील भी सितंबर 2021 में खारिज हो गया। हाँ, रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि मैंने आईआईटी दिल्ली में ट्रांसफ़र मांगा था एज ए स्पेशल केस, लेकिन कोई ट्रांसफ़र का कोई ऐसा नियम नहीं है। तो बस यही बात है। तो सितंबर 2021 में खारिज हो गया। हाँ, और जब से मेरी नौकरी गई है, चूँकि जिस चीज़ का कानून नहीं रहता है उसमें ऑनरेबल कोर्ट भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं। अगर ट्रांसफ़र का कानून नहीं है तो ऑनरेबल कोर्ट भी रिलीफ नहीं दे सकती है। ऑनरेबल कोर्ट वही रिलीफ दे सकती है जो कि कानून में हो। तो वकील साहब से भी मैंने बहुत सारे वकीलों से भी, बड़े बड़े वकीलों से भी कंसल्ट किया। उन्होंने भी कहा कि जिस चीज़ का कानून नहीं है वो रिलीफ आपको कैसे मिल सकता है। तो मैं बस यूं ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं खुद लॉ पढ़ना शुरू कर दिया। मैं बस जानने के लिए आखिर ऐसा क्यों होता है और कानून अगर ऐसा बना है तो क्यों बना है, ट्रांसफ़र कानून क्यों नहीं बना, अगर किसी आदमी को दिक्कत है तो मैं बस कानून पढ़ना शुरू
किया और करते करते मैंने वर्चुअल ट्रांसफ़र के एक लीगल कॉन्सेप्ट का आप कह सकते हैं आविष्कार किया कि वर्चुअल ट्रांसफ़र हो सकता है और ये कोई कानून नहीं रोकता इस चीज़ को। तो तब तक मेरा अपील वैसे खारिज हो चुका था, क्योंकि हमारे आईआईटी के स्टैट्यूट्स में जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं उनको अपना ही आदेश पलटने का पावर नहीं है, तो इसलिए अब मुझे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करना होगा, जो कि मैं करने की तैयारी में हूँ। हाँ, तो बस आपका जो ये प्रश्न था कि मैं 5 साल बेरोजगार हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैंने लॉ पढ़ा। हाँ, मैंने लॉ पढ़ा, मुझे लॉ सब्जेक्ट पढ़ा है, मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। मैं सोचा कि अगर इनकेस कुछ नहीं हुआ तो चलो एज ए लॉयर प्रैक्टिस कर दूँगा। ये बात तो ठीक है, तो कहीं फिर ट्राई नहीं किया आपने 5 साल? एक्चुअली इसमें भी बात है, आईआईटी बॉम्बे में या आईआईटी दिल्ली में जिस प्रकार की रिसर्च फैसिलिटीज़ है वो किसी दूसरे जो टॉप आईआईटी में, फॉर एग्जांपल आईआईटी कानपुर में भी जिस प्रकार की रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं और जितना कि रिसर्च करने का जो एक्सपोजर मिलता है, जो अपॉर्चुनिटी मिलता है, कहीं और नहीं मिलता है। इसलिए दिल नहीं माना कहीं और जाना मतलब मुझे टीचिंग ज़्यादा करना पड़ता। और मैं चूँकि बचपन से ही रिसर्च का ही करने का ख्वाब दिखता था, तो मुझे संभव या तो बॉम्बे या दिल्ली या फिर कानपुर भी, आईआईटी कानपुर भी, हाँ, तो मैं उसी पे थोड़ा एडमेंट रहा। अच्छा, जब लोग बोलते हैं, जब आपके पास लोग आते हैं, क्योंकि मैंने इस बीच आपके कई सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, तो जाहिर सी बात है जब आपके पास लोग आते होंगे तो ये वर्ड आप सुनते होंगे, बेरोजगार। ठीक है, एक टैलेंटेड बच्चा, मतलब ऐसा बच्चा जो 5 साल की उम्र से लाइमलाइट में रहा, आज उस शख्स को बेरोजगार कहा जा रहा है। सुनकर कैसा लगता है? एकदम सच्चाई के साथ बताइए। मैं सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ कि सुनकर मुझे ये मेरे लिए एक तरीके का लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं समझा कि बेरोजगारी की समस्या होती क्या है। तो कभी लगा था कि कभी ऐसा बचपन से मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे कभी नौकरी के लिए और मेरे ख्याल से अभी मुझे नौकरी की कमी नहीं है, मैं चाहूँ तो कहीं भी नौकरी कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि मेरे मन में एक रिसर्च करने का, मैंने ज़िंदगी के अपने इतने साल बचपन से रिसर्च को दिए हैं, तो मुझे नहीं था कि मैं रिसर्च करके कोई दूसरी नौकरी कर पाऊँगा। आई डोंट नो, अगर कहीं कुछ नहीं हुआ, सपोज अगर हम ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट से भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी अपना केस हार गए, तब तो मजबूरी में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन नौकरी का मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी ये कह रहा हूँ, भले मीडिया में ऐसा छपता हो कि मैं बेरोजगार हूँ, ये हूँ, लेकिन सच ये मेरा ऑप्शनल बेरोजगारी है। हाँ, ये ऑप्शनल बेरोजगारी है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मुझे रिसर्च करने का मतलब मैं हाँ वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, मैं बेरिसर्चगार हूँ। लेकिन जब लोग कहते हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता होगा। अटपटा सा लगता है मेरे ख्याल से। लोग तकलीफ भी होती होगी। हाँ, मेरे ख्याल से जो लोग रिसर्च नहीं करते उन्हें नहीं पता कि रिसर्च में क्या मज़ा है और मैं क्यों रिसर्च करने के लिए इतना मतलब हाँ, मतलब इतनी बेताबी है कि मैं लॉ भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो हाँ, जो रिसर्च करते हैं वही समझ पाएंगे कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, जाहिर सी बात है, मतलब आप इतने टैलेंटेड, फिर एक ये भी वक्त आया कि 5 साल से बेरोजगार, तो फैमिली पर क्या असर पड़ा? मतलब वो फैमिली जो कभी गर्व करती थी, आज उनका लाल 5 सालों से परेशान है, फैमिली पर क्या प्रभाव आया? क्या फैमिली वाले परेशान हैं? क्या फैमिली वाले आप पर प्रेशर डाल रहे हैं? पिताजी से भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपकी जुबानी जानना चाहूँगा। हाँ, ऑब्वियसली मेरे माता पिता, कोई भी माता पिता अगर उसके लड़के के साथ अगर ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि एक बार परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो कुछ भी कर लो, नौकरी नहीं जाती। यहाँ पे भी नौकरी नहीं जाती, लेकिन वो मेरा स्वास्थ्य की वजह से नौकरी चली गई, तो ऑब्वियसली उन लोग तो परेशान होंगे ही। अब मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैंने बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश, वो लोग भी कह रहे थे कि माँ भी कह रही थी कोई भी नौकरी कर लो, मतलब, लेकिन मैं सोच रहा था वो करूँगा, मैं अल्टीमेटली करूँगा, लेकिन पहले मैं एक बार इसे बेस्ट ट्राई देना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को जो अभी अधूरा पड़ा हुआ है उसे मैं कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर वो रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ी विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज चंद्रयान पे पूरे देश गर्व करते हैं। मेरा मानना है कि अगर मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो लोग मेरे प्रोजेक्ट पर भी गर्व करेंगे। देखिए, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो क्या कभी माताजी पिताजी ने डांट भी लगाई कि अरे कह रहे हैं ना कर लो कोई और जॉब, क्यों लगे हुए हो उसके पीछे? नहीं, ऐसा कभी ऐसे उब भी गए आपसे, कभी ऐसे झुंझला कर भी बोल दिया? हाँ, कभी कभी परेशानी में बोल दे तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वैसा कोई उस तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, वैसा कोई प्रेशर नहीं। अच्छा, लेकिन ये भी हम जानना चाहेंगे, देखिए जो समाज है हमारा, ये समाज की हकीकत है कि लोग उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं, तथागत। तो जब आपका जो करियर ग्राफ है अभी जब थोड़ा सा जो डाउनफॉल दिखा है, तो क्या लोगों ने तंज कसा है? क्या लोगों ने, मतलब जो लोग कभी आपके पीछे हुआ करते थे, आपसे बात करने के लिए तड़पते थे, आज वही लोग कहीं आपसे कन्नी तो नहीं कटा रहे? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बचपन में मेरे साथ रहे और वो लोग अभी मुझसे दूर हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि अब जब मुझे उन लोगों की असलियत पता चल गई है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने नाम को उन लोगों के नाम से जोड़ूं। मतलब जिनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा,
जो एकदम दिल अजीज थे आज वही लोग साथ नहीं। जी हाँ, ऐसा होता है और होना भी चाहिए शायद, क्योंकि खैर कोई बात नहीं। तंज भी कसा गया आप पर? हाँ, तंज तो कसा ही गया है। क्या कहते थे लोग? बस यही कि बचपन में बड़ा आगे बन रहा था, ज़्यादा पढ़ लिया, देखो कैसे कैसे हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, इतना नहीं पढ़ना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। मैं बस यही कहता हूँ कि मैंने ज़्यादा पढ़ाई जो भी किया, मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ जी। कि जून 97 में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने मुझे परमिशन दिया, स्पेशल परमिशन दिया कि मैं 9 साल की उम्र में मैट्रिक कर लूँ। ये बात मीडिया में खूब आई क्योंकि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो अगस्त 97 में दूरदर्शन, जो कि हमारे इंडिया गवर्नमेंट का ही ऑफिशियल मीडिया चैनल है, दूरदर्शन ने हमारी आज़ादी के 50 साल को सेलिब्रेट करने के लिए विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा करके एक गीत प्रसारित किया था। आज़ादी का गोल्डन जुबली था, उसे सेलिब्रेट करने के लिए उस गीत में मुझे भी शामिल किया गया। हाँ, सचिन तेंदुलकर जी के साथ और भी बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ, इसरो के चेयरमैन के साथ मुझे भी शामिल किया गया। मुझे एज ए बच्चा, मैं 9 साल का था, मुझे एज ए चाइल्ड मुझे यही लगा कि मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड पे पूरे देश को नाज है और मुझे इसे बचाना चाहिए। ये बचाना चाहिए, मैं इस सेंस में कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला था जिसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया था। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला गलत है तो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड चला जाता। तो मुझे इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बचाना चाहिए, इसके लिए मैं जितना ज़्यादा पढ़ सकूं उतना ज़्यादा अच्छा है, ताकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेरे पक्ष में फैसला दें। मैंने इसलिए ये मेंटल प्रेशर लिया। मैं मानता हूँ कि मैंने 8-9 महीने, अगस्त 97 टू अप्रैल 98, मैंने बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर लिया। उसका प्रूफ भी है कि मैंने 1 साल में मैंने पटना यूनिवर्सिटी से ISc भी कर लिया और BSc भी कर लिया। एक साल में ISc भी कर लिया। और वो भी ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के स्पेशल परमिशन से। हाँ, तो मैंने 1 साल में मैंने 5 साल की पढ़ाई की। मैं मानता हूँ कि मैंने ज़्यादा प्रेशर लिया, लेकिन मैंने जो भी किया अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को बचाने के लिए, इस विश्वास के साथ कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरे देश की शान है। देखिए अभी भी आप बोल रहे हैं तो आप भावुक हो गए हैं। भावुक इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि आँख में आंसू भी आ गया है। हाँ, मैं इसलिए हो रहा क्योंकि नहीं, ये आंसू नहीं, शायद पसीने। हाँ, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा भावुक जरूर हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि मेरे माँ बाप की गलती है कि बचपन में इतना क्यों पढ़ा दिया। मैं ही कहता हूँ ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैंने जो किया है अपने देशभक्ति के लिए किया है, अपने तिरंगे के शान के लिए किया है। अगर मुझे ये लगा कि अगर मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड कैंसिल हो जाएगा तो इस गाने की शान पे दाग लगेगा। ये जो फ्लैग सॉन्ग है, हमारा जो झंडा गीत है, तो जब कोई फौजी शहीद होते हैं तो लोग ये नहीं कहते कि उसके पापा की गलती थी कि फौज में क्यों भेज दिया, भरी जवानी में शहीद हो गया, वो IAS बनता तो ऐश करता है, वो ये नहीं कहते हैं। मेरे बारे में ये नहीं कहा जाना चाहिए। IIT बॉम्बे भी जब ऐसा कहते हैं इनफॉर्मली तो मुझे दुख होता है। IIT बॉम्बे को मेरी देशभक्ति का ध्यान रखना चाहिए और स्पेशल केस में मुझे जो मैं मांग रहा हूँ वर्चुअल ट्रांसफ़र, वो मुझे काइंडली देना चाहिए। तो हमारे साथ तथागत के पिताजी हैं, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो जैसा कि बात कर रहे हैं हम इनसे, इनको लोग, आपको मालूम होगा कि आते हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, बेरोजगार कहते हैं। क्या सुनकर कैसा लगता है? नहीं, वैसे देखिए जहाँ शिक्षा कम है, लोग की जानकारी कम होती है, तो जो पढ़ते वो बोलना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी टेंडेंसी है खास करके हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कि अगर किसी की तारीफ़ करेंगे तो बहुत तारीफ बढ़ा चढ़ा के करेंगे, या अगर किसी की बुराई करनी है तो सबसे लोएस्ट जो बुराई हो वो किया जाता है। तो बेरोजगार एक तरह से सबसे अधम सब कहा गया है उसके लिए कि जो आदमी कुछ करता उड़ता नहीं हो। पर ये हमारे पुत्र में लागू नहीं होती है। मेरा पुत्र अभी भी सक्रिय है, काम कर रहा है, तो मुझे खुशी है। ठीक है, मान ले वेतन होना या पैसा आना वो कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। इतना हम तो सक्षम हैं कि जब एक नई चीज़ को निर्माण किए हैं, एक नए बच्चे का जब इस तरह का हमने ये किया है तो उसके लिए उतना सहना, या जैसे लय है कि जितना नीचे जाता है फिर ऊपर उतना ऊंचा हो जाता है, तो उसी तरह से ये भी लय नीचे जा रही है, ये फिर ऊंचाई पर आएगी। मतलब ये बड़ी बात कह रहे हैं पिताजी। देखिए साफ कह दिया है कि भले ही जितना वो नीचा अभी जा रहा है, लेकिन देखिएगा कि ये भी वक्त आएगा कि उतने ही तेजी से उतना ही ऊंचा जाएगा। हम भी यही कामना करेंगे। वो देश भी देखेगा, राष्ट्र भी उसको देखेगा, और आपकी दुआएं भी। हम लोग तो सक्रिय, हम लोग सक्रिय है। तथागत पिताजी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, बड़ा भरोसा है आप पर। साफ कहा कि अभी तो मेरे बेटे का ग्राफ आप नीचे देख रहे हैं, लेकिन जल्द, बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब ग्राफ ऐसे हाई जाएगा और दुनिया देखती रहेगी। कैसा लगा सुनकर? हाँ, बहुत अच्छा लगा। और एक स्माइल तो आ ही गई थी अभी चेहरे पर। बिल्कुल एक स्माइल आ गई है। और बस यही कहना चाहूँगा, जैसे आपने पूछा कि बचपन से लोग पापा पे टिप्पणी करते थे, मेरे पापा एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन है ना। पापा को जब लगा कि बच्चा तेज है तो पापा एक गुड फेथ में
ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के पास गए कि इस बच्चे का क्या करना चाहिए, है ना। हमारा केस जो लड़े थे माननीय श्री राम जेठमलानी जी, स्वर्गीय श्री राम जेठमलानी जी, उन्होंने रिकमेंड किया था माननीय श्री मुकुल रोहतगी जी को, जो कि बाद में अटॉर्नी जनरल भी बने, और माननीय श्री राजीव नायर जी, जो कि बहुत बड़े पत्रकार माननीय श्री कुलदीप नायर जी के पुत्र थे। तो ये सब हमारे केस लड़े थे, इतने बड़े बड़े वकील, और निःशुल्क प्रो बोनो लड़े थे, निःशुल्क हाँ सब हाँ प्रो बोनो लड़े थे। हाँ, हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था कि इतने बड़े बड़े वकील को हम हायर करते। तो और माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने परमिशन दिया था। तो ये पापा का अकेले का, अगर आप पापा पे टिप्पणी कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे फोर्स किया, तो आपको फिर इन सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को भी पे भी टिप्पणी करना पड़ेगा, जो कि आप नहीं कर सकते। ये ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था। अगर आप एक उंगली यहाँ पर उठा रहे हैं तो आपको फिर उंगली वहाँ पर भी आपको उठानी होगी, जो आप नहीं कर सकते। ये कोर्ट का आदेश था, जो हुआ कोर्ट के आदेश से हुआ। पापा ने एक गुड फेथ में कि अब इस बच्चे का क्या करना चाहिए, ऐसे लेकिन बच्चा अब तो आप पर बड़ी जिम्मेदारी है तथागत। जिम्मेदारी किस बात की, मतलब पिताजी ने कहा है कि अब तो कुछ करना है, बेहतर करना है, आप पर बहुत ज्यादा भरोसा भी जताया। नहीं, भरोसा जताना चाहिए। पापा का भी भरोसा है, माँ का भी भरोसा है, बहुत से लोगों का भरोसा है, जो मेरे प्रशंसक हैं उनका भी भरोसा है। मुझे अच्छा लगता है, जिम्मेदारी निभाने से मैं नहीं भागता। हाँ, मैं तो मेहनत करने के लिए हमेशा आगे रहता हूँ। और आपने कर दिखाया है। हाँ, कर दिखाया। हाँ, अभी एक मुश्किल समय जरूर चल रहा है, उसे मैं लड़ रहा हूँ, अपना मैं बेस्ट दे रहा हूँ। अगर आज आप 1 साल पहले आती तब तो मैं बिल्कुल मायूस था, जैसा कि लोग कहते भी, मैं किसी से बात नहीं करता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं है। मैं हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगा। मैं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में अपना पिटीशन दूंगा, और जो लोग ये सब जो मेरे बारे में जो नेगेटिव बात कह रहे हैं, अभी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट समझे, क्योंकि परमिशन तो उन्होंने दिया था मुझे। 9 साल में मैट्रिक करने का परमिशन उन्होंने। एक दो सवाल और हैं, जल्दी जल्दी, वो भी सुनकर यकीन नहीं होता है तथागत कि 5 साल का बच्चा ऐसा भी कर सकता है, कोई 9 साल में मतलब मैट्रिक भी कर सकता है, कोई 21 साल में पीएचडी कर सकता है, 22 साल में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, ऐसा यकीन नहीं होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या कोई गुरु था आपको, क्या कोई पढ़ाता था आपको, मतलब कैसे ये कर सकते, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बना दिया? नहीं, ये कोई गुरु वैसा नहीं था कोई। ये एक होता है, अगर आप जो आजकल जो न्यूरोलॉजी में जो रिसर्च होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनका माइंड के बैक साइड में जहाँ पे मैथ्स वगैरह प्रोसेस होते हैं, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बाय बर्थ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है। तो मेरा भी शायद वही था। ये बिल्कुल गॉड गिफ्टेड था, बाय बॉर्न था, कोई सिखाए नहीं थे। मैथ्स में मुझे अपने आप बहुत मन लगता था। तो ऐसा कोई गुरु नहीं थे जो कि मुझे मैथ्स सिखाए, नहीं। मतलब वो गॉड गिफ्टेड था, ऊपर वाले की। हाँ, ये ऊपर वाले की देन थी। तभी तो मेरे पापा कंफ्यूज कर कि इस बच्चे का क्या किया जाए। अच्छा, हाँ। और उसके बाद फिर पिताजी ने जो है हर मुमकिन कोशिश की। और मतलब जज साहब को ये बता दिया कि आप आते कैसे, उनसे भी एक सवाल पूछ दिया कि आप लिफ्ट से आते हैं कि सीढ़ी से आते हैं, मेरे पास तो हाँ, वो हंसी मजाक में जो हुआ, जो बात हुई, उन्होंने भी सवाल किया और उन्होंने भी बहुत जबरदस्त सा जवाब दे दिया। तथागत, ये बताइए कि अब आगे क्या करना है? कुछ नहीं, अभी तो मैं बिजी हूँ अपने पिटिशन को तैयार करने में, क्योंकि मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। ऐसा मुझे लगता है कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि आप अपना केस खुद लड़ेंगे? मैं खुद लड़ूंगा, क्योंकि मैंने लॉ तब पढ़ लिया है, और मैं केस बड़ा सिंपल है, ये स्पेशल केस है, तो स्पेशल केस में ये हो सकता है। तो मैं अपना पिटिशन लिख रहा हूँ, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में मैं फाइल करूँगा। मेरे ख्याल से 1 महीने में मैं चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ वर्चुअल ट्रांसफ़र। वर्चुअल ट्रांसफर मतलब मैं आईआईटी बॉम्बे का ही असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लेकिन अपना रिसर्च में आईआईटी दिल्ली में रह के करूँ। हाँ, और ये कोई कानून नहीं रोकता है। कानून सिर्फ ये रोकता है ट्रांसफ़र, जहाँ से मुझे आईआईटी दिल्ली सैलरी दे। सैलरी मेरा आईआईटी बॉम्बे ही देगी, है ना, क्योंकि मैं वहाँ का पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर था। और लेकिन मैं अपना रिसर्च आईआईटी दिल्ली में रह के करूँ। हाँ, और जो टीचिंग वर्क है, जो कि एक आईआईटी प्रोफेसर का सिर्फ 25% वर्क होता है, उसे मुझे स्पेशल केस में रिलैक्स किया जाए। चलिए, तो आपने देखा कि तथागत अवतार तुलसी जी ने क्या कुछ बताया है, अपनी पूरी कहानी आपके सामने रख दी है, खुद बताया है। देखिए, बहुत हार्ड टाइम भी देखा, और देखिए उनके पिताजी ने भी कहा कि भले ही वक्त थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी पूरा परिवार साथ है और इसको भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।